साथ फर्स्ट ग्लोबल के चेयरपर्सन और एमडी देवीना मेहरा जुड़ी हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी इस बाजार में क्या रणनीति है। देवीना जी, गुड मॉर्निंग। ये मार्केट में एक होप रहेगी कि जो थोड़े से बाकी एशियन मार्केट्स हैं जिन्होंने हमको काफ़ी आउट परफॉर्म किया है, कोरिया जैसी मार्केट, वहाँ अब शायद थोड़ी सी करेक्शन हो और शायद हमारी मार्केट में एक कैचअप रैली प्ले हो। क्या ऐसी होप रहेगी? पिछले कुछ दिनों में इवन एफआई नंबर भी काफ़ी सुधरे हैं पहले के मुकाबले। गुड मॉर्निंग। मैं एफआई नंबर्स पे तो खैर नहीं जाती हूँ, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है। और जहां तक एशियन मार्केट्स की बात है, मैं तो पहले ही इस बारे में कई बार लिख चुकी हूँ कि बहुत सारे लोग जो ग्लोबल इन्वेस्टिंग की तरफ आए हैं उनको कोई बैकग्राउंड नहीं है, उन्होंने कभी देखा नहीं है, तो इसीलिए पहले सब लोग भागे। वो जो मैग्निफिसेंट सेवन कहलाते थे, जो यूएस के पहले 7 स्टॉक का जो टेक्नोलॉजी में माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेजॉन, टेस्ला, एनवीडिया, गूगल एक्सेट्रा, तो वो वहां भागे, जबकि उनकी कहानी तो 2025 में ही लड़खड़ाने लगी थी। और उसके बाद लोगों को लगा कि अच्छा, आसान चीज है कि सेमीकंडक्टर स्टॉक्स की तरफ भागे। लेकिन हम लोग वो सारे स्टॉक्स जितने भी आप ये सेमी इंडस्ट्री में देखते हैं और या इवन अदर सप्लायर्स, so right from Intel, AMD, Micron, TSMC, Samsung, Nvidia, ये सब स्टॉक्स हम 25 साल से कवर कर रहे हैं। तो हमको मालूम है कि ये कितने वॉलेटाइल स्टॉक्स हैं और ये इंडस्ट्री कितनी साइक्लिकल है। ये इनहेरेंटली साइक्लिकल इंडस्ट्री है। ऑफ कोर्स मतलब इंडिया वर्सेस कोरिया का तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि अगर आप 2026 में देखें तो अभी लास्ट जब मैंने देखा था तो भारत जो लगभग 42 मेन कंट्री इंडेक्सेस में शायद 39-40 इसके आसपास था। तो ये अक्सर होता है कि जो बॉटम के 5 देश होते हैं वो अगले पीरियड में अक्सर उसमें से कम 2-3 टॉप के 5 में जाते हैं। तो उस हिसाब से तो ऑफकोर्स हमारी पोजीशनिंग आप कह सकते हैं अच्छी है। और अगर आप बाजार भी देखें, हमारा अपना बाजार, तो एक बड़ा जो अंतर है 2025 में हमारे सब इंडेक्स ऊपर थे, लेकिन औसत स्टॉक डाउन था। 40% स्टॉक ऐसे थे जो 10% से ज्यादा गिरे। अभी स्थिति उल्टी है, जब काफी स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं और इंडेक्स में जो हैवी वेट्स हैं वो नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। अभी मैं कल देख रही थी कि जो टॉप 15 निफ्टी 50 का वेट है उसमें से 10 स्टॉक डाउन है। तो आईटी तो सबको मालूम है, पर उसके अलावा भी आप देखें तो रिलायंस डाउन है, भारती डाउन है, एचडीएफसी बैंक डाउन है। बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जब महिंद्रा एंड महिंद्रा, तो मैंने कहा टॉप 15 में से 10 डाउन है, जबकि थोड़ा मार्केट ब्रॉडन हो गया है। तो अभी आउट परफॉर्म करने वाले स्टॉक्स की तादाद बढ़ गई है, तो ये एक पॉजिटिव है। ये एक पॉजिटिव है। तो देवीना जी, इस समय मार्केट में, इंडियन मार्केट में मौके कहाँ कहाँ हैं? कहाँ आपको लग रहा है कि सबसे अच्छे मौके हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप ये मत देखिए कि एकदम रोज रोज आप बहुत ज्यादा बदलाव करें। ऑन दी अदर हैंड, ऐसा भी नहीं है कि आप 5 साल तक एक स्टॉक खरीद के भूल सकते हैं। तो हमारे पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा फेरबदल तो नहीं हुआ है। 2-2.5 साल से हम लोग फार्मा में ओवरवेट रहे हैं, ऑटो कंपोनेंट्स एंड टू एन एक्सटेंट ऑटो में भी बाद में ओवरवेट हो गए। तो अब तो हर तिमाही पे हम पूछते हैं कि ये कहानी खत्म हो गई क्या, लेकिन अभी तक ऐसा इंडिकेशन आया नहीं। तो फार्मा इस साल जैसे अच्छा कर रहा है, पिछले 2024 में अच्छा किया, 2025 में मोर और लेस कुछ खास परफॉर्मेंस आया नहीं। इस साल फिर वो परफॉर्म करने लगा है। और बाकी तो बहुत सारे स्टॉक पिक्स रहते हैं, कैपिटल गुड्स में, केमिकल्स में, इवन एफएमसीजी में भी कुछ हैं। और जहां हम लोगों ने थोड़ा ऐड किया कुछ टाइम पहले, वो पावर और पावर रिलेटेड स्टॉक्स, जैसे पावर इक्विपमेंट स्टॉक्स। तो ब्रॉडली ये हमारा अभी करंट पोजीशनिंग है, बहुत ज्यादा कुछ उसमें बदलाव नहीं किया है। देवीना मैम नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ मैं। मैम, ये मिड कैप आईटी में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं। एक तो प्राइस वाइज लार्ज कैप आईटी से कहीं बेटर है। स्टिल निफ्टी आईटी इज हैंगिंग स्टिल, कोई रिकवरी नहीं है। बट आप देखिए ना, पिछले 6 महीने को अगर मैं मुड़ के देखूँ तो एक कोफोज ने एक एंकोरा को एक्वायर किया था, अब पर्सिस्टेंट नज़ारों को एक्वायर कर रही है, करीब 11,000 करोड़ की ये डील। ये मिड कैप आईटी में आपका कुछ आपका व्यू थोड़ा स्लाइटली पॉजिटिव है क्या मैम? कंस्ट्रक्टिव व्यू है मिड कैप आईटी में आपका?
कि आईटी में ओवरऑल हमारा ओवरवेट तो नहीं है, लेकिन हम लोगों ने उसमें निवेश किया हुआ है और उसमें थोड़े लार्ज कैप थोड़ा मिड कैप दोनों ही है। और जैसा मैंने पहले भी कहा है शायद आपके चैनल पे कि हमको ये नहीं लगता कि आईटी सर्विसेज भारतीय आईटी सर्विसेज कंपनीज का एक तरह से अंत होने जा रहा है, बिकॉज उस तरह की खबरें उनके मौत की कह दीजिए झूठी खबरें कई बार आई हैं पिछले 25 साल में Y2K से शुरू होके वो सैप सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस डिजिटाइजेशन ये सब। तो ऑफ कोर्स डिफरेंट कंपनीज आप बोल सकते हैं कि अलग अलग तरीके से ये जो नया एआई आया है उसको टैकल कर रही हैं और अपॉर्चुनिटीज तो रहेंगी इसमें। मैम, बैंकों में आप लोगों ने कुछ एडिशंस किए हैं क्या? आई मीन आपके क्वार्टरली नंबर्स के बाद बैंक्स में या फिर एनबीएफसीज में? देखिए शायद मैं हमेशा ही कहती हूँ कि मैं बैंक्स और लेंडर्स में बहुत डर डर के निवेश करती हूँ। तो अभी भी हम लोग ओवरवेट नहीं है, लेकिन अगर आप 5-6 साल के एवरेज के हिसाब से औसत के हिसाब से देखें तो वहाँ ज्यादा वेटेज है। इनफैक्ट मैं तो सोच रही हूँ कि अब कुछ कटौती करूँ क्या। तो अभी हम लोग उस पर ही डिस्कस कर रहे हैं। तो बैंक्स ऐसी चीज नहीं है जिसमें मैं मतलब बहुत कंफर्टेबल रहती हूँ ओवरवेट होने में, क्योंकि उसमें सबसे बड़ी बात है कि आप पिछले 2 साल में भी देख लीजिए कितने बैंक्स के बारे में गड़बड़ खबरें आई। तो वो बैंक का इनहेरेंट नेचर ही ऐसा है कि उसमें आपको नेगेटिव सरप्राइजेस ही मिलेंगी, पॉजिटिव सरप्राइजेस का स्कोप नहीं रहता है। तो वो मैं थोड़ा-सा, जैसे मैंने कहा, मैं बहुत डर-डर के निवेश करती हूँ, तो वो ऐसा सेक्टर नहीं है कि जहाँ मैं बहुत ज़्यादा निवेश करूँ। ओके, चलिए, तो बैंक्स में थोड़ा सा हिस्ट्री रही है वैसे फर्स्ट ग्लोबल की। वो सिर्फ एक एचडीएफसी बैंक का आया था, वो रिपोर्ट काफ़ी फेमस हुई थी, लेकिन अदरवाइज बैंकिंग पर नेगेटिव व्यू ही रहता है। अच्छा, ये आईटी पर आपके का व्यू हो गया। फार्मा, सॉरी, हाँ अनुज, नेगेटिव नहीं, कॉशियस रहती हूँ अनुज, हाँ बिकॉज हाँ। मुझे मालूम है स्ट्रक्चर क्या है कि आप इतना ज्यादा leverage लेके आप लैंडिंग करते हैं, बैंक या कोई भी लेंडर। तो अगर आपका 5% भी एसेट एनपीए में जाता है तो वो आपके कैपिटल का बहुत बड़ा भाग होता है। नहीं, बिल्कुल और बिल्कुल। सॉर्ट ऑफ नेगेटिव सरप्राइजेस क्रेडिट साइड पर भी आती है और आपकी इन्वेस्टमेंट बुक पर भी आती है, जैसे आपने देखा ही है पिछले 2 साल में कि बैंक्स का वो भी आया कि ये। और ये भारतीय बैंक्स की बात नहीं है, दुनिया भर में यही बात है। आप सोचिए, बेरिंग्स 2025 साल पुराना बैंक, एक 29 साल के ट्रेडर ने वो बैंक को गिरा दिया। तो ये चीज किसी और इंडस्ट्री में ऐसा रिस्क होता नहीं कि एक कोई आपका एम्प्लॉय आपकी पूरी 200 साल की मेहनत को साफ कर देगा, वो नहीं होता। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि बहुत सावधानी बरतनी होती है। नहीं, बिल्कुल वो बात सही कही है आपने, क्योंकि मार्जिन तो बहुत लिमिटेड ही होता है। अच्छा, अब हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल्स, इस स्पेस पर अब क्या व्यू बन रहा है आपका? आज ही नहीं, पिछले कुछ दिनों से हमने एक अच्छा मूव देखा है यहाँ पर। यहाँ क्या व्यू रहेगा? तो यहाँ मैंने इसी बोला, हम तो 2.5 साल से ओवरवेट है, मतलब समझ लीजिए ऑलमोस्ट, मतलब 2024 के शुरू से। 2024 में अच्छा परफॉर्मेंस था, 2025 में मोर और लेस साइडवेज रहा ये सेक्टर। तो अभी भी हमारा ओवरवेट है। इनफैक्ट हमारे सिस्टम्स को लास्ट जो हमने रीबैलेंस किया उसमें थोड़े और फार्मा नेम्स ऊपर आए, फार्मा हेल्थ केयर, और हमने उसमें से कुछ और बढ़ाया ही है निवेश अपने पिछले रीबैलेंस में। तो वो उस सेक्टर में हम लोग ओवरवेट हैं। ओके, अच्छा, एक पॉसिबली आपसे आखिरी सवाल, क्योंकि आप ग्लोबल ये सब डेवलपमेंट्स को काफ़ी क्लोजली नोटिस करती हैं। अभी इस समय कितना रिस्क है फेड की तरफ से रेट हाइक का और डॉलर में बड़े मूव्स का, क्योंकि उसका काफ़ी बड़ा मूव कमोडिटी कॉम्प्लेक्स पर, एमर्जिंग एक्विटीज़ पर होने वाला है? ये तो कहना मुश्किल है कि एकदम से कुछ रेट में चेंज होगा। मुझे नहीं लगता कि एकदम से चेंज होगा। लेकिन और अब अगर युद्ध खत्म हो जाता है तो जो इन्फ्लेशन की तरफ से थोड़ा प्रेशर था वो हट जाएगा। और मेरा तो ये मानना रहा है कि युद्ध विराम का भी जो प्रेशर आता है वो हमेशा बॉन्ड मार्केट की तरफ से आता है, क्योंकि जब वो बॉन्ड यील्ड्स, लेट्स से 10 साल वाला जो यूएस का बॉन्ड है, अगर वो 5% के करीब उसका इंटरेस्ट रेट जाने लगता है तो वो 20 साल में सबसे ज्यादा होगा, और वहां तक पहुंचा था लगभग। और 2007 में जब वो उस लेवल पे था तब यूएस का डेट बर्डन बहुत कम था। तो अब तो और ज्यादा वो ऐसी चीज है कि
मैं तो समझती हूँ कि यूएस की राजनीति देखें तो दो ही चीजों का फर्क पड़ता है, एक ये बॉन्ड यील्ड और दूसरा कि गैस स्टेशन या पेट्रोल पंप पे पेट्रोल का क्या भाव है। तो ये तो यही चीज प्रेशर का काम करती है युद्ध रोकने में। ओके, चलिए देवना जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए हमें।